हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, अपना जो अगला टॉपिक जो आता है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं। 11th क्लास में आपने देखा होगा कि हमने देखा था कि फिजिक्स में एक होती है मॉडर्न फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी। ये जो मॉडर्न फिजिक्स है प्यारे बच्चों, मॉडर्न का मतलब समझते हो आधुनिक या आज के ज़माने की। तो केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स जिनमें बहुत ज़्यादा रिसर्च के चांसेस हैं, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा खोज हो सकती है, तो उसको लेकर केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक फिजिक्स में डाल दिए गए। उसको कहा गया मॉडर्न फिजिक्स। इस मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली देखें तो अपने 3 चैप्टर आते हैं और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर आते हैं, देखिएगा ध्यान से। मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली 3 चैप्टर आते हैं। पहला प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा है परमाणु और तीसरा है नाभिक। परमाणु और तीसरा है नाभिक। ये 3 चैप्टर जो है मॉडर्न फिजिक्स में है। ये चैप्टर नंबर 13 है, ये चैप्टर नंबर 14 है। अलग अलग नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, परमाणु और नाभिक। ये तीनों चैप्टर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे चैप्टर है लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है प्रकाश। अपना जो ये चैप्टर है इसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, देखते जाएंगे, अपने आप 1 to 1 सारा क्लियर होता जाएगा। तो देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव अपना चैप्टर है। पहली चीज़ तो अपने को पढ़ना है कि भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो क्या है, वो अपने को इसमें पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर में अपने को एक मेन पढ़ना है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, एक दहली आवृत्ति पढ़ना है, एक कार्य फलन पढ़ना है, आइंस्टीन की समीकरण पढ़ना है, फोटोन पढ़ना है। क्लियर? और इनसे काम करने वाले प्रकाश विद्युत सेल जो भी इस टॉपिक में आते हैं, ठीक है, वो अपन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, पहली बात है प्रकाश। प्यारे बच्चों, पहली बात है प्रकाश, दूसरी बात है विद्युत, और तीसरा इसका क्या प्रभाव है। देखिए ध्यान से, प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है सूर्य। और सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, सुनते जाना ध्यान से, वो मुख्यतः द्वैत प्रकृति का, या पहले सुनिएगा मेरी बात को, पहले प्रकाश तरंग प्रकृति का माना जाता था। किस प्रकृति का माना जाता था? तरंग प्रकृति का माना जाता था। कौन सी शताब्दी तक? 19वीं शताब्दी तक लगभग ये प्रूफ हो गया था कि प्रकाश कैसा है, तरंग प्रकृति का है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर खोज की थी। इससे पूर्व 19वीं शताब्दी से पूर्व 1887 में मैक्सवेल ने, सुनते जाना ध्यान से, मैक्सवेल जो है, ये जब हिस्ट्री है सुनते जाना, एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल। 1887 में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सिद्धांत दिया। किसने दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सिद्धांत? लगभग 1887 में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सिद्धांत दिया भाई। क्लियर? तो पहली चीज सुनते जाना। दूसरी चीज, इसके बाद एक वैज्ञानिक थे हर्ट्ज, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैं अलग से एक बार बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। हिंदी में बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्लियर? तो मैं इसको शॉर्ट में क्या बोलूँगा? EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि की, मतलब प्रयोग द्वारा बताया कि वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, प्रायोगिक पुष्टि करी।
तो आपको पता है ये क्या बता रहे अभी तक कि वेव मतलब तरंग। तो और उसके बाद तक 19वीं शताब्दी तक ये डिक्लेयर हो गया कि प्रकाश जो है तरंग प्रकृति का होता है। क्लियर। इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा बताया, सुनेगा, तो तरंग प्रकृति कौन कौन से प्रयोग है जो बताते हैं कि प्रकाश तरंग प्रकृति का है, जिसमें अपन आगे पढ़ेंगे हाइगेंस, वैज्ञानिक हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस वगैरह काफ़ी सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश है वो कैसी प्रकृति का है, तरंग प्रकृति का है। तरंग प्रकृति का होने के लिए ये क्या बताएगा, तो यहाँ पे पुनः देखिए, तरंग प्रकृति का होने के लिए याद रखिए आप अपव्यवी ध्रुव, अपव्यवी ध्रुव एक शब्द याद रखना है। ये 5 जो है घटनाएं होती है जो ये सिद्ध करती है कि तरंग जो है, ये प्रकाश जो है तरंग प्रकृति का होता है। इसको अगर अपन डिटेल में देखें तो अ से अपवर्तन, प से परावर्तन, व से व्यतिकरण, ये सब अपने को पढ़ना है, ये भी अपने चैप्टर में है। क्लियर। व्यतिकरण, वी से विवर्तन और ध्रुव से ध्रुवण, ये 5 घटनाएं अपने तरंग वाले चैप्टर में आती है। क्लियर। तो ये 5 घटनाएं ये बताती है कि प्रकाश भाई तरंग प्रकृति का होता है। 19वीं शताब्दी तक ये डिक्लेयर हो चुका था, ये माना जा चुका था अलग अलग विधियों से कि भाई प्रकाश को तरंग, तो प्रकाश तरंग ही है। उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रकाश कण प्रकृति का है। कैसा है भाई? कण प्रकृति का है। इसको बताने वाले कौन थे, क्या था? तो देखिए, प्रकाश को कण प्रकृति बताने के लिए जो प्रयोग या घटनाएं होती थी वो घटनाएं कौन कौन सी थी, तो सुनिएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 घटनाएं हैं। पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो अपने पढ़ने वाले प्रकाश विद्युत प्रभाव। पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूसरा है कॉम्पटन प्रभाव। कौन सा? कॉम्पटन प्रभाव। दूसरा है कॉम्पटन प्रभाव। और तीसरा है रमन प्रभाव। रमन आपको पता है भारतीय वैज्ञानिक है, रमन प्रभाव। तो ये तीनों जो इफेक्ट है, ये तीनों जो घटनाएं हैं, ये यह सिद्ध करती है कि प्रकाश जो है कण प्रकृति का होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि नहीं है, तरंग प्रकृति का होता है। कुछ वैज्ञानिक ने प्रयोग करके बता दिया कि भाई प्रकाश कण प्रकृति का होता है। उसमें ये 3 मुख्य, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और रमन प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है, और कॉम्पटन और रमन प्रभाव जो है आप उच्च कक्षाओं में पढ़ते हैं। क्लियर। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या उद्देश्य बताया, ठीक है। तो यहां तक आपके ये क्लियर हो जाता है। तो कण प्रकृति, इसके बाद सुनेगा, इसके बाद मैं यहां से लेके जाता हूं तीसरा पॉइंट, ठीक है। कण प्रकृति, कुछ वैज्ञानिक, मैं यहां से लेके जाता हूं, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, इन दोनों के कंफ्यूजन से दूर होने के लिए एक वैज्ञानिक ने बताया, तीसरा पॉइंट दिया, मान के चलो ये स्टार कर देते हैं, ये स्टार 1, स्टार 2 और ये भी स्टार ही कर देते हैं, कि प्रकाश जो है द्वैत प्रकृति का होता है। क्या बताया भाई तीसरे वैज्ञानिक ने? कि प्रकाश जो है भाई कण भी होता है और तरंग भी होता है। भाई किसी ने कहा 19वीं शताब्दी तक था कि प्रकाश तरंग प्रकृति का है। उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि प्रकाश तरंग नहीं कण प्रकृति का है, प्रकाश फोटोन के रूप में आता है। तीसरा एक वर्ड मैंने यूज किया यहाँ पे, फोटोन। इस फोटोन के बारे में भी अपने को पढ़ना है। जो जो शब्द यूज आ रहे हैं उसको फोकस रखते रहना, वो सब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा, कुछ वैज्ञानिकों ने बोला कि यार झंझट खत्म करो, तुम क्यों झगड़ रहे हो, दोनों प्रकृति का है, तरंग का भी है कण का भी है। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का है। कैसा है भाई प्रकाश? द्वैत प्रकृति। द्वैत मतलब डुअल नेचर, डुअल नेचर का है। ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डी ब्रॉगली। कौन थे? डी ब्रॉगली। क्लियर। इसके बारे में भी आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया? डी ब्रॉगली ने बताया। और डी ब्रॉगली ने द्वैत प्रकृति का बनाने के साथ एक फॉर्मूला दिया था, P बराबर सीधा H बटा उल्टा H, मतलब P बराबर H बाय लैम्बडा। P बराबर सीधा H बटा उल्टा H।
संवेग बराबर सीधा एच बटा उल्टा एच, जिसमें पी है संवेग और लैम्बडा तरंग दैर्ध्य और एच है प्लांक नियतांक। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं इस चित्र पे। इस चित्र पे अपन ने चर्चा करनी थी और अपन ने इतनी सारा ये सब पढ़ा। जो क्या पढ़ा? इतिहास पढ़ा कि इतिहास में किस दौर में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या है, कौन तरंग बताता है, कौन कण प्रकृति बताता है, किसने बताया कि द्वैत प्रकृति है। तो देखिए, प्रकाश की बात कर रहे हैं तो अपन ने सबसे पहला कि प्रकाश का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य है। और सूर्य का वेग जो है, सूर्य के प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर? ठीक है। और ये भी बता दिया कि सूर्य के प्रकाश से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है। क्लियर? और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 7 भाग है, जिसको मैं यहाँ पे एक बार शॉर्ट में लिख लेता हूँ, रमी, वुक्स और जी। रमी, वुक्स, जी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 7 प्रकार की होती है वेव्स, जिनका नाम मैंने बता दिया आपको, रमी, वुक्स और जी। क्लियर? रमी, वुक्स, जी 11 से मैं पढ़ाने शुरू करता हूँ। रमी, वुक्स, जी एक ट्रिक है, बताता हूँ क्या है। ये ट्रिक है रमी, वुक्स, जी। ठीक है, तो मैं 11 से बताना शुरू करता हूँ। तो रमी, वुक्स, जी अपने कोर्स के हिसाब से इतना फेमस हो जाना चाहिए जितना पार्ले जी हुआ है। बात आ रही कि नहीं समझे? जितना पार्ले जी फेमस है उतना ही मेरी क्लास में रमी, वुक्स, जी फेमस हो जाता है भाई, ध्यान रखना। तो रमी, वुक्स, जी। रमी, वुक्स में आपको मैं नाम बता देता हूँ, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, सुनते जाना क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। आर से रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स और गामा। मैंने क्या क्या बोला? रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स और गामा। ठीक है, आगे जब चैप्टर आएगा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे बात करेंगे अपन अल्ट्रावायलेट की, मतलब पराबैंगनी की। तो ये आपको ध्यान रखना है, पराबैंगनी किरणें होती है उसकी चर्चा करेंगे। क्लियर? और एक्स किरणें आपको पता है, उनकी भी चर्चा थोड़ी बहुत कहीं पे हो सकती है। तो मुख्यतः इस चैप्टर के बारे में अपन ने इस चैप्टर का इतिहास से इसकी शुरुआत करी। अब अपन चलते हैं अगले भाग पे। अगले भाग पे अपन ने क्या देखा कि जब 19वीं शताब्दी तक ये सिद्ध हो चुका था, ये बताया जा चुका था कि प्रकाश तरंग प्रकृति का, लेकिन उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने काफ़ी सारे प्रयोग किए। उसके आधार पे उन्होंने बताया कि प्रकाश कण प्रकृति का भी होता है। तो उसी कड़ी में वैज्ञानिक कौन थे? हर्ट्ज। वैज्ञानिक हर्ट्ज थे। उन्होंने क्या किया, उसके बाद उसी कड़ी में एक वैज्ञानिक हर्ट्ज थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगभग 1887 में कैथोड जो है उस पर आर्क लैंप से, किससे? आर्क लैंप से पराबैंगनी किरणों की बौछार की। किससे करी भाई? आर्क लैंप से पराबैंगनी किरणों की बौछार करी। तो हर्ट्ज ने क्या किया 1887 में? कब किया भाई? 18 याद रही, रखने की जरूरत नहीं है। हर्ट्ज ने 1887 में कैथोड पर क्या किया? कैथोड पर आर्क लैंप से पराबैंगनी जो प्रकाश है उसकी बौछार की या प्रदीपन किया। पराबैंगनी किरणों की बौछार किया, प्रदीपन किया। ठीक है, बौछार की। तो इलेक्ट्रॉनों का देखा कि इलेक्ट्रॉनों का विसर्जन हुआ। इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ? विसर्जन हुआ। मतलब धातु की प्लेट पर या कैथोड से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए। तो देखा कि इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों का विसर्जन हुआ या इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए, कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? उत्पन्न हुए। क्लियर? तो बौछार की तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए। सबसे पहले ये किसने किया? हर्ट्ज ने प्रयोग किया भाई। और इसने निष्कर्ष निकाला, यहाँ अपन कह सकते हैं विद्युत का विसर्जन हुआ। अपन लिख सकते हैं विद्युत का विसर्जन हुआ, ऐसे लिख देते हैं इसको परफेक्ट। क्या लिखें? विद्युत का विसर्जन हुआ या विद्युत उत्पन्न हुई। तो निष्कर्ष कि आवेशित कण उत्सर्जित होते हैं। निष्कर्ष क्या निकाला? आवेशित कण उत्सर्जित होते हैं। कहानी है बेसिकली, ध्यान रखो, उत्सर्जित, आवेशित कण उत्सर्जित होते हैं। तो यहां से निष्कर्ष निकाला कि जब किसी कैथोड पर प्रकाश या पराबैंगनी किरणों को आपतित किया जाता है
तो उसके अंदर क्या होता है, विद्युत विसर्जन होता है, और उससे निष्कर्ष निकाला कि ये जो विद्युत विसर्जन हुआ है ये आवेशित कणों के कारण हुआ है। मतलब उन्होंने कहा कि कैथोड से कुछ आवेशित कण निकले हैं, तो आवेशित कण उत्सर्जित होते हैं। तो आवेशित कण उत्सर्जित होते हैं किससे, कैथोड से, ये लिख सकते हो, कैथोड से आवेशित कण उत्सर्जित होते हैं, ये इसका निष्कर्ष निकला। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे हॉलवॉक्स, इसके बाद एक वैज्ञानिक थे हॉलवॉक्स, उन्होंने एक प्रयोग किया एक साल बाद 1888 में। उन्होंने क्या किया, ऋणात्मक जिंक पर क्या किया, पराबैंगनी किरणों की बौछार की फिर से। तो उन्होंने देखा कि जिंक की जो प्लेट है वो उदासीन जिंक की प्लेट उदासीन हो गई जिंक पर, तो प्लेट क्या हो गई, उदासीन हो गई। इसका मतलब है कि जब ऋणात्मक जिंक था तो इससे सब इलेक्ट्रॉन निकलते गए, तो क्या हो गया, प्लेट क्या हो गई, उदासीन हो गई। अब ये जिंक जो है वो उदासीन जिंक बन के रह गया। तो ऋणात्मक था, ऋणात्मक का मतलब आप समझ रहे हो, नेगेटिव आवेश ज़्यादा था, लेकिन जैसे इस पे पराबैंगनी किरणों की बौछार की तो इससे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकलते गए और जिंक की प्लेट क्या हो गई, उदासीन हो गई। तो प्लेट उदासीन हो गई और कह सकते हैं अपना ऋणावेश खो दिया, या अपना ऋणावेश खो दिया। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो निकला है उससे। फिर यही किया कि अब सुनना, ऋणात्मक जिंक की प्लेट ली, अब जिंक की नॉर्मल प्लेट ली, उदासीन अगर जिंक की प्लेट ली और उसके ऊपर फिर से बौछार की, तो पता चला कि वो क्या हो गई, वो धनात्मक हो गई। या इसको ऐसे लिखें, उदासीन की जगह प्रॉपर वर्ड अपन लिखते हैं अनावेशित, अनावेशित हो गई। अब जो अनावेशित जिंक की प्लेट है इस पर फिर से पराबैंगनी किरणों की बौछार की, ये कुछ नहीं है, थोड़ी सी हिस्ट्री है, ध्यान होनी चाहिए। तो बौछार की तो क्या हुआ, जिंक प्लेट धनावेशित हो गई। क्या हो गई, धनावेशित हो गई, और इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो पॉजिटिव हो गई। क्लियर, पहले नेगेटिव थी, जिंक की प्लेट नेगेटिव थी, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। जैसे ही मैंने बौछार की पराबैंगनी किरणों की, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, पहले वो क्या हो गई, अनावेशित हो गई या उदासीन हो गई। फिर मैंने उसके ऊपर और अटैक कराया तो वो उदासीन थी, वो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन और निकले तो वो क्या हो गई, धनावेशित हो गई। इस तरह से इन्होंने, किसने, पहले हर्ट्ज ने, फिर हॉलवॉक्स ने, और इनके साथ बाद में एक वैज्ञानिक और था लेनार्ड, उन्होंने ये प्रयोग करके बताया कि भाई जब भी किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश का आपतित कराया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। क्लियर, ठीक है, क्लियर यहां तक, ठीक है। फिर देखना, लेनार्ड ने भी प्रयोग किए, फिर हॉलवॉक्स और लेनार्ड दोनों ने मिलके, हॉलवॉक्स और लेनार्ड, एक वैज्ञानिक और थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर बताया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए न्यूनतम आवृत्ति के, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। परिभाषा लिख लो पहले, की आवश्यकता होती है।
ध्यान से देखिएगा, इसने क्या बोला, हॉलबॉक्स लेनार्ड ने कहा कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम आवृत्ति की जरूरत होती है भाई। उस मिनिमम आवृत्ति के बिना तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होंगे ही नहीं। और उस मिनिमम आवृत्ति की जो बात करी इन हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने, तो इन्होंने उसको क्या कहा, इन्होंने उसको दहली आवृत्ति कहा। आगे पढ़ेंगे फिर से दहली आवृत्ति, क्लियर यहाँ तक। तो ये था इतिहास कि सबसे पहले हर्ट्ज ने किया, फिर हॉलबॉक्स ने बताया, इसने नॉर्मल कैथोड पे किया पराबैंगनी किरणों का, उसने ऋणात्मक जिंक पे किया हॉलबॉक्स ने, और हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने मिल के न्यूनतम आवृत्ति का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई न्यूनतम आवृत्ति तो चाहिए निकालने के लिए। इसी कड़ी में आगे अपन देखें तो ये आप देख रहे हो फोटोन आ रहे हैं, सुनिएगा, फोटोन आ रहे हैं, लेकिन इनकी अगर ऊर्जा कम है, एच न्यू कम है, तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से नहीं निकलेंगे। धातु की सतह से निकलते कैसे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप देखें तो कैसे निकलते हैं। देखो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है नाभिक के अंदर, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे, क्लियर। अब जैसे ही फोटोन आएगा, ये फोटोन आ रहा है, तो जैसे ही फोटोन आया, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही फोटोन आया, फोटोन ने क्या किया, अपनी सारी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होके बाहर आ गया। क्या हो गया, रिलीज होके बाहर आ गया। जैसे ही ये एनर्जी फोटोन आया, इसे टकराया, इसने फोटोन ने अपनी ऊर्जा पूरी की पूरी इसको ट्रांसफ़र की, इसको ऊर्जा मिल गई, ये यहाँ से रिलीज होके कहाँ आ जाएगा, धातु की सतह से बाहर आ जाएगा, परमाणु से बाहर आएगा, और फिर परमाणु के बाहर आने के बाद इसके पास गतिज ऊर्जा होगी, तो ये कौन सी, धातु की सतह से भी बाहर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, मैं इसी चित्र से समझाने की कोशिश करता हूँ एक चीज़ कि ये यदि इसकी ऊर्जा एच न्यू है, सुनिएगा, E बराबर एच न्यू, क्लियर। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे कहते हैं फाई। क्या कहते हैं, फाई, ठीक है। इसको कहते हैं कार्यफलन, कार्यफलन। और फाई बराबर होता है एच न्यू नॉट, ये सब मैं बताता हूं, एच न्यू नॉट, जिसमें न्यू नॉट जो है दहली आवृत्ति है। अभी अपन ने देखा था दहली आवृत्ति, अभी देखेंगे और भी। तो दहली आवृत्ति न्यू नॉट है, कितनी है, न्यू नॉट। अब देखो, ये आया, ऊर्जा मिली, इसने कुछ निकाल, धातु की सतह से निकालने के लिए कार्यफलन लग गया, बची हुई ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा बन गई, जिसको मैंने बोल दिया के मैक्सिमम। अब ये के मैक्सिमम से गति करेगा, क्लियर। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, ठीक है भाई। मान के चलो आपके पास 10 रुपए थे, क्लियर, आपको कहीं पहुंचने में 5 रुपए लग गए, तो आपके पास बचे कितने, 5 रुपए। अब आपके पास 5 रुपए है, आप उस 5 रुपए से जो काम करना चाहो कर सकते हो। वही एग्जांपल है, मान के 5 या 10 लाख की बात करो, 10 लाख रुपए थे, 5 लाख कहीं खर्च हो गए, बचे कितने, 5 लाख। तो यहाँ से जो ऊर्जा आई उससे कुछ इससे निकालने में खर्च हो गई ऊर्जा, उसको कार्यफलन कहते हैं, और बची हुई क्या होगी, गतिज ऊर्जा। इसको आगे अपन और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, अभी आपको इतना ध्यान रखना है। तो इसी से संबंधित एक सूत्र आता है जो मैं यहीं लिखने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखना, आपको समीकरण समझ में आ रही है। तो मैं इसको लिखूँगा E बराबर फाई प्लस के मैक्सिमम। ये आपको ध्यान रखना है, ये आगे यूज आएगी, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ। E बराबर फाई प्लस के मैक्सिमम, E बराबर फाई प्लस के मैक्सिमम, ये आगे काम आएगी। और ये इसको कहते हैं आइंस्टीन समीकरण, आइंस्टीन समीकरण, इसको कहते हैं आइंस्टीन समीकरण, क्लियर। आइंस्टीन समीकरण है E बराबर फाई प्लस के मैक्सिमम। और इसको अन्य अगर पदों में लिखना चाहे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, E को लिखें एच न्यू, फाई को लिखें एच न्यू नॉट, और के मैक्सिमम को लिख दें हाफ एम वी स्क्वायर, या के मैक्सिमम को के मैक्सिमम पढ़ा रहने दें। और आपको पता है के मैक्सिमम कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, क्लियर। तो सुनना, यदि ऊर्जा कम है तो ये निकाल ही नहीं पाएगा। दूसरी चीज़, यदि ऊर्जा थोड़ी सी अधिक है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, टकराएगा और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, थोड़ी कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा ऊर्जा अपन ने दे दी जो कार्यफलन से बहुत ज़्यादा है, तो ये आएंगे, टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे, लेकिन इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी यहाँ पे इनकी, हाई, क्लियर, समझ में आ रही बात। तो धातु की सतह से
इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बात आ रही है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन 3 प्रकार से निकाला जा सकता है या 4 प्रकार से निकाला जा सकता है। तो मैं यही लिख रहा हूं, ठीक है, या आगे लिख लेते हैं। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के क्या है? प्रकार। पहला, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के क्या है भाई? प्रकार। तो देखिए ध्यान से, तो पहला जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो मेन है, क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्लियर? दूसरा, पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो देखो ध्यान से देखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो मैं लिख लेता हूं, किसी धातु की सतह से किसी भी धातु की सतह पर दहली आवृत्ति, सुनना मेरी बात को ध्यान से, पहले परिभाषा लिखो। दहली आवृत्ति किसी धातु की सतह पर दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, और इस घटना को, उत्सर्जन होता है, और इस परिघटना को या घटना को, इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं ना, साधारण सी बात है, प्रभाव कहते हैं। साधारण सी बात क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, शॉर्ट में बोलेंगे पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश से विद्युत बहना, प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूसरा है तापायनिक उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया। तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा क्या है? दूसरा है तापायनिक उत्सर्जन। धातु सतह का तापन करने पर, धातु सतह को ताप देने पर धातु के अंदर के इलेक्ट्रॉन उचित ऊर्जा पाकर धातु सतह से बाहर आ जाते हैं। धातु सतह से बाहर आ जाते हैं। इस परिघटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। ताप दिया, उत्सर्जन हुआ, तापायनिक उत्सर्जन। सीधी सी बात है। ताप में भी आपको पता है, ताप देते हैं, ऊर्जा मिलती है, उष्मा मिलती है, उससे ऊर्जा मिलती है। तो जैसे किसी वस्तु को ताप देंगे तो ज़्यादा ताप मिल जाएगा, तो उसको सफिशिएंट ऊर्जा मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा? परमाणु से बाहर निकल जाएगा और धातु की सतह से भी बाहर निकल जाएगा।
तीसरा है क्षेत्र उत्सर्जन। किसी धातु की प्लेट को, धातु सतह को या धातु को उच्च विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत क्षेत्र 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर में रखने पर, जब किसी धातु सतह को उच्च विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होते हैं। उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना क्या कहलाता है? क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। साधारण सी परिभाषा है कि क्षेत्र उत्सर्जन मतलब विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दो तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है? बल लगता है। तो इलेक्ट्रॉनों पे इसमें बल कितना लगेगा? F बराबर माइनस का ई। तो जितना ज़्यादा, सुनिएगा ध्यान से, विद्युत क्षेत्र बढ़ाओगे उतना ज़्यादा बल लगेगा, और बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? परमाणु से बाहर आ जाएगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो क्षेत्र उत्सर्जन में क्या है? अगर उच्च विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर उच्च बल लगेगा, और उस उच्च बल से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? धातु की सतह से बाहर आ जाएंगे। चौथा, द्वितीयक उत्सर्जन। धातु सतह पर उच्च वेग से त्वरित इलेक्ट्रॉन की बौछार करवाने पर धातु सतह से भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जित होते हैं मतलब धातु की सतह, तेज गति का कोई इलेक्ट्रॉन आया, टकराया, तो उसने क्या किया? अपनी ऊर्जा आदि या कुछ ऊर्जा ट्रांसफर कर दी, तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु के अंदर था वो भी वहां से उत्सर्जित हो जाएगा टक्कर के कारण। तो इस तरह से भी द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो धातु सतह पर लिख देना। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये अपना यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा हो गई। तापीय उत्सर्जन मैंने बता दिया, क्षेत्र उत्सर्जन मैंने बता दिया, और द्वितीयक उत्सर्जन मैंने बता दिया। ये 4 तरह की परिभाषाएं हो गई। इस पूरे में अपने को क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? अपने को पढ़ना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटोन से उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत प्रभाव में बेसिकली जो उत्सर्जन होगा वो किससे होगा? प्रकाश से, या अपन कहें फोटोन से। और ये फोटोन अपने को कहाँ मिलेगा? सूर्य से या बल्ब से या टॉर्च से, किसी से भी, सूर्य से, लैंप से आदि कहीं से भी मिल सकता है। प्रकाश आपको पता है कहीं से भी मिल सकते हैं ये फोटोन। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार अपन ने पढ़ लिए। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो अपने को पढ़नी है, तो ध्यान से देखिए इसको एक बार। अब यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं जो अपने काम की है। 1 बाय 1 आपको तो यहीं पे इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। कार्यफलन और दहली आवृत्ति, 2 तो परिभाषाएं यहाँ एक्सप्लेन कर ही देते हैं। तो एक है कार्यफलन, परिभाषा है कार्यफलन, वर्क फंक्शन फाई। क्लियर? ऐसी की ऐसी एक परिभाषा है दहली आवृत्ति। तो दोनों की अपन यहाँ पे कर लेते हैं। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाने के लिए प्रकाश की
किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। ये शब्द भले ही आप हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। शानदार परिभाषा तैयार हो गई। ऐसी की ऐसी अपन एक और परिभाषा कर लेते हैं, देहली आवृत्ति। सेम टू सेम परिभाषा है, देहली आवृत्ति। किसी धातु की सतह से, सेम परिभाषा देखना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करवाने के लिए, उत्सर्जित करवाने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति कहते हैं। तो अपन ने यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या पढ़ा, ध्यान से देखिएगा। एक तो पढ़ा देहली आवृत्ति। तो दोस्तों देहली आवृत्ति और पढ़ चुके हम कार्यफलन, दो परिभाषाएं हैं और ये दोनों परिभाषाएं जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में संबंध बता देता हूँ। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आवृत्ति है तो न्यू नॉट से, तो फाई बराबर एच न्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला होता है। फाई बराबर एच न्यू नॉट, दोनों में संबंध भी हो गया। तो देहली आवृत्ति और कार्यफलन क्लियर। इसी के साथ एक परिभाषा और मैं बता देता हूँ, वो आप अपने तरीके से लिखोगे तो भी हो जाएगा। और आपको पता है न्यू नॉट, सुनिएगा मैं यही लिख देता हूँ, न्यू नॉट इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा नॉट होगा। तो ये लैम्बडा नॉट क्या है? देहली तरंग दैर्ध्य। क्या है भाई? देहली तरंग दैर्ध्य। देखो एक परिभाषा सुनिएगा, देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। कार्यफलन क्या है? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। सेम टू सेम इसी परिभाषा में आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति करना है बस। देखो पूरी परिभाषा में किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाने के लिए आवश्यक न्यूनतम, बस ऊर्जा की जगह क्या लिखना है? आवृत्ति को कार्यफलन कहते हैं। न्यूनतम वर्ड पे ध्यान देना, न्यूनतम। अब देखिए आगे ध्यान से देखिएगा। अब आता है देहली तरंग दैर्ध्य। तो आपको पता है देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ जो वर्ड है न्यूनतम, वो हो जाएगा अधिकतम। बाकी परिभाषा सेम है। न्यूनतम की जगह वर्ड क्या हो जाएगा? अधिकतम। क्या हो जाएगा भाई? अधिकतम तरंग दैर्ध्य। क्या हो जाएगा? अधिकतम तरंग दैर्ध्य। क्यों हो जाएगा अधिकतम, ये बताओ भाई। परिभाषा में सिर्फ अधिकतम तरंग दैर्ध्य, क्योंकि ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती। जब ये न्यूनतम होगा तो तब ये अधिकतम होगा। तो देखो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाने के लिए आवश्यक अधिकतम तरंग दैर्ध्य, आवश्यक अधिकतम, इसकी जगह क्या लिखना है? इस पूरे की जगह क्या लिखना है? अधिकतम तरंग दैर्ध्य को देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्लियर भाई? यहाँ तक मैंने आपको 3 परिभाषा बता दी, देहली तरंग दैर्ध्य की बता दी। बस न्यूनतम आवृत्ति की जगह आपको लिखना है अधिकतम तरंग दैर्ध्य। मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों यहाँ तक आपका काम समाप्त हो चुका है। देखिए ध्यान से, ये परिभाषाएं हैं, पेपर में एज इट इज आती है, बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुकी है और आगे भी आने की संभावना है। तो आज हमने इस चैप्टर के बारे में बेसिक जो था वो सारा अपन ने पढ़ लिया कि धातु की सतह से किस प्रकार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उत्सर्जित करने के लिए कितनी न्यूनतम आवृत्ति चाहिए, उस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं, और न्यूनतम आवृत्ति का संबंध जो है न्यूनतम ऊर्जा से होता है, उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। इसके साथ कुछ बता दूं, कार्यफलन अलग अलग धातुओं के अलग अलग होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जो कार्यफलन है इसका जो मात्रक है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। किस में लेते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। क्लियर? किस में लेते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे कम अगर अपन देखें तो अपने जो टेबल बनी हुई है किताब में कार्यफलन की जो टेबल बनी हुई है उसमें सबसे कम जो कार्यफलन होता है वो होता है सीजीएम का। किसका होता है? मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूँगा।
सबसे कम होता है सीजियम का और सबसे ज़्यादा होता है प्लेटिनम का। किसका होता है? प्लेटिनम का। सबसे कम होता है सीजियम का, ठीक है, और सबसे ज़्यादा होता है प्लेटिनम का। 2.14 कितना होता है? 2.14 और 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? जो अपने टेबल बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो सीजियम और प्लेटिनम के बारे में मैंने यहाँ आपको बता दिया। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है? तो ये एक ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे बच्चों देखिएगा, सुनिएगा, मैंने कहा 5 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो। देखो 5 जूल को किसमें बदलना है भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। ठीक है, क्लियर? तो देखिए ध्यान से, 5 है, इधर मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन और नीचे मैंने क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्लियर? और पीछे लगा दिया वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये राशि जो है ये इसकी संख्या हो जाएगी सॉल्व करोगे तो। 5 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है फॉर एग्जाम्पल मानो, तो क्या करेंगे? 5 पड़ा है, क्लियर? और 5 के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना ई तो चाहिए, तो ऊपर 5 के गुणा में रखेंगे ई। क्या रखेंगे? ई। और बट्टे में ई का क्या रखेंगे? परिमाण। 1.6 इंटू 10⁻⁹ और इसको सॉल्व कर देंगे और जे की जगह क्या लिख देंगे? वी। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये मान जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। लेकिन मान के चलो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, मान के चलो फॉर एग्जांपल 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना, जब इसको जूल में बदलना है तो ई का मान रख दो बस, 1.6 इंटू 10⁻⁹ दैट इज जूल। बस खत्म बात। क्लियर? तो ये मैंने आपको ये यहाँ पे ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना कैसे होता है। कुछ नहीं करना, साधारण तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो मेन एक्सपेरिमेंट है और जिस पे पूरी कहानी डिपेंडेंट है वो टॉपिक पढ़ेंगे। इसी के साथ, और ये मैंने आज आपको परिभाषाएं बताई, ये आप याद रखिएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।